देखो भाई क्या हो गया? सवाई ड्रेसिंग चल रहा है ना 1700 500 वेधशालाएं लिख ली हमने। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस अथवा वाराणसी, दोनों नाम याद रखें। एक इतिहासकार थे जदुनाथ सरकार। तो जदुनाथ सरकार ने इनको क्या कहा? ज्योतिष राजा। कितने नोट कर चुके हैं? अब देखिए एक नाम है, आपने सुना होगा, सम्राट यंत्र। सुना नाम इसका? राम यंत्र, दूरभाष, राम प्रकाश यंत्र, और नाभि वगैरह। एक का भी नाम नहीं सुना? सूर्य अथवा धूप गड़ी, निर्माण किसके समय हुआ इसका? सवाई जैसी, मन सवाई जैसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक है राम यंत्र, ये है चंद्र घड़ी, सूर्य घड़ी, चंद्र घड़ी। एक है राम प्रकाश यंत्र, मौसम की जानकारी देने वाला यंत्र। और एक है नाभि वाला यंत्र, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की जानकारी देने वाला यंत्र। ये सारे आविष्कार मान लीजिए किसके समय हुए हैं? सवाई जैसी। देखो मैं कल को है, उस दिन कल तो क्या है, इससे पहले तो क्लास हुई थी, उसमें बताया था कि अभी सवाई जैसी में भी पढ़ना है, क्योंकि अभी समाज में क्या सुधार किए वो भी बात करनी है। इसके अलावा धर्म के क्षेत्र में इसका क्या योगदान था, मान लीजिए 15-20 मिनट का और बचा हुआ है, एक बार हिंदी लिखते हैं, तो उसके बाद समाज में क्या सुधार किए, धर्म के मामले में इनकी क्या सोच, ठीक है, लिख लो ऐसे एक बार। हाँ जो चल रहा था उसी के आगे चलते। लास्ट लाइन जदुनाथ सरकार की लिखवाई थी, ज्योतिष राजा का है ना, उसके बाद नाम है इनका। सूर्य से चलने वाली घड़ी, चंद्रमा से चलने वाली घड़ी, नाम है। मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र का क्या नाम था? राम था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के बारे में जानकारी देने वाला नाम है। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इनकी सबसे ज्यादा जो रुचि थी वो ज्योतिष में, गणित और ज्योतिष में सबसे ज्यादा रुचि।
बोलो को दे रहे उतार लिया गया। अब देखिए कुछ यूरोप के खगोल शास्त्री थे, यूरोप के खगोल शास्त्री ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देने वाले, उनको इन्होंने जयपुर बुलाया। उनके नाम अभी नोट करेंगे अपन, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ये खगोल शास्त्री किसके निमंत्रण पर भारत आए थे, क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो अभी नाम लिखेंगे तो कौन कौन से थे, सबसे ज़्यादा इनका योगदान किसके क्षेत्र में है, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में है। तो कौन कौन से राजा, कौन कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री इनके समय भारत आए, उनके नाम देखिए। आंद्रे स्ट्रोबल, नाम क्या है इसका, आंद्रे स्ट्रोबल। फादर एंटोनी, इनका नाम क्या है, फादर एंटोनी। एक का नाम है पेट्रो दे सिल्वा, पेट्रो दे सिल्वा। और हम यूरोप के नाम खेताराम मूलाराम नाम तो एक है क्लाड बोडिया। 4 खगोल शास्त्री हैं, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में भी आ चुके हैं। शायद पिछले क्वेश्चन तो आप देखते ही हो, दोबारा थोड़ी आएंगे दोबारा नहीं है। जो 2019 में 18 में आए थे, 22 चल रहे थे। बार बार कह रहा हूँ आपको, जो पिछले क्वेश्चन है ना, वो अगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत ये लाइन याद आ जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन आया है। पिछले जो आए हुए हैं उनको तो रिवाइज करो। ये यूरोपीय खगोल शास्त्री, और ये कहाँ आए, भारत। किसके निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं, सवाई जयसिंह। तो एक बार 4 नाम लिखो, ठीक है। और जैसे भी आप लिखो, मैं लाइन बोल दूंगा कि आप लिख सकते हो, सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर ये यूरोपीय खगोल शास्त्री भारत आए। जैसे भी आप अपने अनुसार 4 नाम लिख लो, या ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखे हैं, इसके आगे अपन 3 का निशान लगा के लिख लेंगे, जैसे भी आप। यूरोप के लोगों को फिर सफेद, इसमें एक लाइन याद, हाँ, यूरोप महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है क्या, अंटार्कटिका कहा जाता है सफेद महाद्वीप, बर्फ रहती है। इसी के आगे आप लिख सकते हो, यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर भारत आए। यूरोपीय, इसी के आगे लिख लीजिए, यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर भारत आए।
ठीक है। इसके बाद देखो अब समाज के लिए हमें क्या क्या सुधार करने के प्रयास हैं। समाज सुधार देखिए, ध्यान रखेंगे विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाला प्रथम राजपूत शासक था। राजपूत शासक की बात कर रहे हैं, ताकि अगर हम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें, ध्यान से समझ रहे हैं, दोनों लाइनें अलग अलग हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह प्रथम राजपूत शासक जिन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, लेकिन अगर अधिनियम की बात करें, विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाले मुख्य व्यक्ति का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बना। इनके प्रयासों से ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में और लॉर्ड डलहौजी। कानून ध्यान से समझना इस लाइन को, कानून बना तो किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय, लेकिन लागू किसके समय हुआ था, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी है इनका समय है 1848 से 1856। तो नहीं 56 में चेंज हो गए थे, नए गवर्नर जनरल बने कौन, लॉर्ड टेनेंट। तो बन तो इसके समय गया था कानून, लेकिन लागू किसके समय हुआ है, लॉर्ड टेनेंट के समय। लेकिन अपन राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें तो राजस्थान में वह राजपूत शासक जिन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, तो कौन हो जाएगा, सवाई जैसे। बाल विवाह को रोकने का इन्होंने प्रयास किया है। और बाल विवाह से संबंधित प्रमुख एक्ट कौन सा माना जाता है, बाल विवाह से संबंधित एक्ट कौन सा माना जाता है, एक्ट, और एक पारित हुआ था 1929। ठीक है। तीसरा है सती प्रथा। अगर हम सती प्रथा की बात करें, अगर भारतीय दृष्टिकोण से बात करें, सती प्रथा का हमें सबसे पहले जो प्रमाण है वो गुप्त काल में देखने को मिला। मैं केवल सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ताकि अपन चाहें तो 4 लाइनें सीधी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सामान्य जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सती प्रथा की यदि हम बात करें, पहली बार सती प्रथा का हमें उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से काल में मिलता है, गुप्त काल में। कौन से काल में, गुप्त काल में। और गुप्त काल में एक शासक है जिसका नाम है भानुगुप्त। शासक का नाम क्या है, भानुगुप्त। और इसका एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख का नाम है ऐरण अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है, ऐरण। ऐरण मध्य प्रदेश में स्थान है। ऐरण कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये अभिलेख है 510 ईस्वी का। ये अभिलेख कब का है, 510 ईस्वी का। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, कोई सेना नायक है गोपराज। सेना नायक का नाम क्या है, गोपराज। इसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई थी। भारतीय इतिहास में
भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का प्रमाण हमें किस शासक के अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में, और ये 510 ईस्वी का है। लेकिन अगर हम राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें, राजस्थान में वह राजपूत शासक जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, वो कौन हो जाएंगे? सवाई जयसिंह। और एक कौन सा है? अंतरजातीय विवाह को इन्होंने बढ़ावा दिया। क्लियर? कोई डाउट है? देखेंगे समाज सुधार में देखिए 510 से सती प्रथा स्टार्ट हुई ना। 510। हाँ बताओ। पृथ्वीराज चौहान है उम्मीद वाला, तो वो 11 साल की उम्र में कितने वो दिया था तुम्हारी उसकी माता जी भी तो पिता का देहांत हो रही है, बाद में तो उसको वो राजपाट किया। माता सती थोड़ी नहीं हुई थी, उसकी नहीं हुई थी सती प्रथा थी, तो वो सती की नहीं बने। कारण क्या था समझिए इस चीज को। सती भी हर जगह नहीं होती। अब जैसे अपन राजस्थान में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान में 2.5 साके प्रसिद्ध हैं जैसलमेर। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर। यानी 2 साके तो पूरे हो गए। साके का मतलब क्या होता है? भाई जैसे राजा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, उसके बाद उनकी पत्नियां रानियां जो भी हैं वो सती हो जाती है, यानी एक तरीके से जौहर भी कहा जाता था उसे। लेकिन जैसलमेर में तीसरा जो साका हुआ, उस समय पुरुष तो मारे गए लेकिन महिलाएं सती नहीं, यानी जौहर नहीं किया। तो ये जरूरी नहीं था कि हर जगह ही सती हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि जैसे राजा मर गया तो सती होगी ऐसा कोई नहीं। हो सकता है कहीं सती हुई होंगी, लेकिन वहां तो हमें उल्लेख मिलता ही नहीं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं था, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। ये तो जहाँ एक कुप्रथा ज्यादा थी ना, वहाँ इसका ज्यादा प्रभाव था। अब आप देखिए ये जो आपके सीकर में है, देवराला गांव सीकर, इसका केस अभी भी चल रहा है, क्योंकि सबसे ताजा उदाहरण 1987 का यही है, अभी भी वर्तमान में चल रहा है। तो जहाँ इसका ज्यादा प्रभाव था ना, कई जगह तो क्या होता था कि महिलाएं स्वेच्छा से सती होती थी, लेकिन अधिकांश रूप से उन्हें जबरन सती करवाया जाता था। याद कीजिए ये जो आपके राजा राम मोहन राय हैं, इसकी यदि हम बात करें, मैंने खैर आपको बताया नहीं है, सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून है वो 1829 में कब बना था? 1829 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसे गैर कानूनी घोषित करवाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई का नाम था जगमोहन राय। सुनिए इस चीज को, उनके भाई का नाम क्या था? जगमोहन राय। जगमोहन राय का 1511 ईस्वी के आसपास देहांत हुआ। तो उनकी पत्नी का नाम था अलका मंजरी। तो राजा राम मोहन राय की भाभी होगी, राजा राम मोहन राय की भाभी तो लगी अलका मंजरी। उसे जबरन सती किया गया था, उसे जबरदस्ती सती किया गया था। इसीलिए उन्होंने इस कुप्रथा को दूर करने का कदम उठाया, बीड़ा उठाया, और 1829 में इन्होंने कानून पारित करवाया। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, जितने भी समाज में सुधार हुए हैं अंग्रेजों की देन है, और ये समाज सुधार ही 1857 की क्रांति का एक कारण था। समझने का प्रयास करना आपको। यानी जितने भी समाज सुधार हुए हैं, मैं नहीं कह रहा कि 100 के 100 ऐसे हो गए, यानी भारतीयों की भूमिका तो है, लेकिन जब तक अंग्रेज नहीं चाहेंगे, पहले से प्रजा है, राजा है, राजा कोई मंत्री है, मंत्री अपनी कोई भी बात रख देगा, लेकिन राजा उसे स्वीकार करे या न करे उसके विवेक पर आधारित है। तो अंग्रेज चाहते तो इसे स्वीकार नहीं करते, भाई चाहते जैसे इन्होंने कहा कि सती प्रथा गलत है, इसको बंद करो, अंग्रेज चाहते थे इसको बढ़ावा भी दे सकते थे। उन्होंने इन ये जो सामाजिक बुराइयां थी इनको दूर करने का बीड़ा उठाया। लेकिन जो रूढ़िवादी भारतीय थे, यानी जो इन परंपराओं में विश्वास करते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। जैसे आज हम आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, हम लगभग गाँव से हैं, पर्दा प्रथा लगभग खत्म है, लेकिन गाँव में आज मैं दावे से कह सकता हूँ 95% लागू है। दावे की बात है, आप गांव में जाकर के देख लीजिए, हम यहाँ कैसे भी रह रहे होंगे, लेकिन वहाँ उसी कायदे कानून के अनुसार जीवन यापन करना पड़ता है। क्योंकि समस्या यहाँ नहीं है, क्योंकि परिवार पढ़ा लिखा हुआ होने के बावजूद ऐसी समस्या है। तो फिर पड़ोस में महिलाएं करें तो अंग्रेज महिला ये चलता है। और देखो जो परंपराएं हैं वो एकदम से खत्म नहीं, निश्चित है। आप परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास करो तो विद्रोह होगा, आंदोलन होगा। ऐसी स्थितियों में कई बार आपने देखा होगा परिवार का विखंडन हो जाता है, क्योंकि माता पिता पुराने विचारों के हैं। हम कहेंगे कि आजकल यही चल रहा है, वो कहेगा कि तेरा सामान उठा
बोलो है नहीं गांव में है। मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये अच्छी चीज है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो परंपराएं हैं वो अचानक समाप्त नहीं हो सकती। निश्चित है समय जरूर लगेगा, इसमें धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगी। तो यही जो पीढ़ी बची हुई है ये इसके विरोध में है, ताकि हम हैं, हम तो सब आपको पता है जैसे चांद पर पहुंच रहे हैं। अब लिख लीजिए एक बार, क्लियर हो गया नहीं चारों? यस सर। लिखें, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, और आगे लिख लेना प्रथम राजपूत शासन। तो परिस्थिति के अनुसार चलता है ना वो इंसान। जो गांव में आज हालात खराब है, वर्तमान में लाइट 5-5, 6-6 घंटे लग जाती है, वहाँ भी जीना पड़ता है। हाँ सर बताओ, 5-6 घंटे पूरी देर मैं क्यों करते हैं सब 7-8 दिन, रात को अगर 10 बजे 9 बजे चली गई, सुबह 5 बजे 6 बजे आएगी, वहाँ भी एडजस्ट कर रहे हैं लोग, तो एडजस्ट कर रहे हैं। वहाँ जगह है सर, बाढ़ में जाए कहीं। और वैसे आने वाला समय कोयला खत्म हो जाए, क्या करोगे? कई बार ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति के पास पैसे होंगे लेकिन आपको वस्तुएं नहीं मिलेंगी, इस प्रकार की स्थिति हो। अगर ये बढ़ता रहा, क्या कारवा बढ़ रहा है ना, ये ऐसे बढ़ता रहा, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हुआ, आने वाले 5-7 सालों में हालात भयानक होंगे। सर राजस्थान में सोलर पैनल चला रहे वो भी यार हर किसी की औकात नहीं कि 80,000 रुपये 1 लाख रुपये खर्च कर ले, हर किसी की औकात की नहीं है, हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता। सरकार बात करो, सरकार क्या क्या दे देगी आपको? फ्री में बिजली ले रहे हो, गेहूं ले रहे हो, और क्या क्या लोगी सरकार? नंबर 2 बाल क्या लिखा है? विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। इसके आगे लिख लेना पोस्टर में प्रथम राजपूत शासन। नंबर 2 पे अगली लाइन लिखिए, बाल विवाह को बढ़ावा देके रोकने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास। नंबर 2 पे लिखो। बाकी ये जो नियम कानून जो बने हुए हैं अधिकांश कागजों में लागू है। अक्सर करके आप देख लो ना, अभी कल परसों आया था नागौर की घटना है, उदयपुर नागौर की घटना है, नागौर की घटना। नंबर 2 पे लिखो, बाल विवाह को रोकने का प्रयास। इसके बाद सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया। ये था ये बेस्ट काम था। तो कह सकते हैं कि सोच से कुछ थी उस समय की बात करें, बड़ी बात। अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया, सती प्रथा को प्रतिबंध करने का प्रयास किया, प्रतिबंधित करने का प्रयास किया या रोकने का प्रयास किया, जैसे ये हो गए इनके समास। मार दें धर्म के क्षेत्र में योगदान दिया। एक तो इन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया है। पहले तो साहित्य में दिया जाता है, फिर भी अपन सामान्य बात करें, संस्कृत भाषा को बढ़ावा। एक यदि हम बात करें 1720, एक है 1728 और एक स्थान है इलाहाबाद। ये स्थान है गया।
देखो 1720 में शासक कौन है बताओ? मुगल शासक कौन है? मुगल शासक भाई तो अपन सवाई जैसी पढ़ी रही। कौन है मुगल शासक 1720 में? औरंगजेब। मर गए हो तो 1707 में। कब से कब तक था? 19 से लेकर 48, 2 साल खा गई क्या? नहीं 2 मिनट आप बात हो रहे हो। सवाई जैसी में लिखवा के 7 शासक समकालीन थे, उनके वर्ष में लिखवाए मैंने। तो कौन है इस समय? मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह, ठीक है। इस समय कौन है? 28 में कौन है? ये दोनों एक समय घटना, लेकिन इसका वर्ष नहीं मिलता है। 1720 में इसने मोहम्मद शाह रंगीला से कह करे जजिया कर समाप्त कर रहा है। अभी मैं सारा बताऊंगा। 1728 में गया बिहार में तीर्थ यात्रा कर लिया जाता है हिंदुओं से। तो भी तीर्थ यात्रा पे जाएगा उनसे कर लिया जाता था। उस कर को भी इसने करवा दिया समाप्त। इलाहाबाद में गंगा स्नान के दौरान क्या लिया जाता था? ये मुस्लिम जो शासक थे कर लिया करते थे हिंदुओं से। इस कर को भी इसने समाप्त करवा दिया। इसका अर्थ हम ये समझे कि सवाई जैसी एक प्रभावशाली शासक और जो औरंगजेब के बाद शासक बने वो कैसे हैं? कमजोर, डाउन आ गए, कमजोर शासक हैं। तो सवाई जैसी क्या है? इस प्रकार से प्रभावशाली शासक। अब ये जजिया कर पूछ रहे, सुन लीजिए क्या है ये। एक तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाता है। हम नहीं लिया जा रहा है, पहले बता रहा हूं, इससे लिया जाता है गैर मुसलमान, ठीक है। इसके अलावा भाई कह रहा अच्छा है। इसके अलावा देखिए ब्राह्मणों से, वृद्ध, स्त्री, पुरुष से, स्त्री और अनाथ स्त्री, छोटे बच्चे जो मंदबुद्धि वगैरह होते थे उनसे ये कार्य नहीं लिया जाता था। पहले तो इसकी प्रकृति समझिए कि है क्या। तो जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। गैर मुसलमान का मतलब मुसलमानों के अलावा जो भी होंगे उनसे कर लिया जाता है। वृद्ध पुरुष, वृद्ध स्त्री, विधवा स्त्री, छोटे बच्चे और ब्राह्मण, इनसे ये कार्य नहीं लिया जाता था। अब इस कर की जो शुरुआत है भारत में, इस कर की शुरुआत हो रही 712 ईस्वी में। जजिया कर की शुरुआत भारत में कब हुई है? 712 में। और ये सबसे पहले कर किस राजा के ऊपर लगाया गया था? सिंध। और इस समय सिंध का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था दाहिर। सिंध का राजा का नाम क्या है? दाहिर। और ये कर लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है इसका संबंध कहां से था? अरब, यानी सऊदी अरब से। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुसलमान अरब थे। तो इस्लाम का उदय ही सऊदी अरब में हुआ है। इस्लाम का उदय कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। इसीलिए भारत पर पहले आक्रमणकारी जो मुसलमान हैं उनका संबंध कहाँ से है? अरब से। इसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। एक युद्ध हुआ था 712 में, रावर का युद्ध। अपने डिटेल में जाना नहीं कि मैं बता रहा हूँ आपको। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या है? रावर का युद्ध। उस युद्ध में पराजित हुआ और इसकी मृत्यु हुई। और इसने कौन सा कर लगा दिया? जजिया कर। जजिया कर थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा।
भाई ऐसा कर्ता जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, और भारत में इसकी शुरुआत किसने की है? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, लेकिन एक शासक आता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, FST फिरोज शाह तुगलक। एक शासक है जिसका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक, जिसका समय है 1351 से 1388। शासनकाल क्या है उसका? 1351 से 1388। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अकबर ने क्या किया? इस कर को हटा दिया 1564 में। मुगल शासक अकबर ने 1564 में इस कर को हटा दिया, लेकिन 1679 में औरंगजेब ने दोबारा इस कर को लगा दिया। अकबर ने कई बार पूछा जाता है, अपन राजस्थान लेवल की बात करें, इंडिया लेवल की बात करें, तो एक बार आ चुके कई बार आएगी, ठीक है। तो अकबर ने, कोई बात नहीं, याद कर लेना, बहुत अच्छी बात है। अकबर ने कब हटाया? 1564 में। औरंगजेब ने वापस कब लगा दिया? 1679। और अंतिम रूप से जजिया कर को कब समाप्त कर दिया गया? 1720 में। किसके प्रयासों से समाप्त हुआ है ये? सवाई जयसिंह। और उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। क्लियर? ये दो सर राजस्थान को कब आई है जजिया? राजस्थान इसको फिक्स नहीं कि राजस्थान में कब से लागू हुआ। जैसे जैसे इनका प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे कार्य लगा, जैसे जैसे प्रभाव। अब ऐसे बिल्कुल स्पेशल कोई वर्ष तो मिलता है कि राजस्थान में इस समय पर लागू हुआ था, तो पहली बार जरूर उल्लेख मिलता है। फिर भाई कोई शासक ऐसे थे जो जनता के प्रति समर्पण का भाव रखते थे, तो इसे हटा देते थे, क्या भाई अकबर की जो नीति थी वो हिंदू मुसलमानों के प्रति लगभग एक जैसी थी। सारी तो नहीं कर सकते 100%, लेकिन लगभग क्या थी? वो समान नीति थी, इसलिए उसने इसका हटा दिया। अकबर ने तो 1562 में राजप्रथा को समाप्त कर दिया था। 1562 में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। इसीलिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस्लाम धर्म के कुछ मौलवी थे, उन्होंने अकबर को धर्म विरोधी घोषित कर दिया। चलो लिख लीजिए। 1720 में 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला से कहकर जजिया कर समाप्त करवाया। जजिया कर समाप्त करवाया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। 1728 में गया बिहार से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया। ठीक है भाई, नेक्स्ट में लिखेंगे इलाहाबाद में लिया जाने वाला गंगा स्नान कर समाप्त करवाया। इलाहाबाद में लिया जाने वाला गंगा स्नान कर समाप्त करवाया।
देखिए इसमें जो सन्यासी लोग थे, साधु सन्यासी लोग थे, उनके निवास स्थान के लिए यानी उनके रहने के लिए एक बस्ती का निर्माण करवाया जिसका नाम है वैराग्यपुरा, मथुरा। व्यवस्थित नाम बनवाई इन्होंने मथुरा। और ब्राह्मणों के निवास के लिए किसकी स्थापना करवाई? ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी है ना, इनके निवास के लिए। और एक अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया और इसने कुल कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2। और इसका पुरोहित कौन था? हाँ वही बताओ, इसका पुरोहित कौन है? बताया नहीं था मैंने आपको। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया वो कौन हो जाएगा? सवाई जय सिंह। और यानी अश्वमेध का क्या होता है? देखिए एक शासक है, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र पे शासन कर रहा है और उसने अपने आसपास के क्षेत्र के राजाओं को, जो भी सरदार है, राजा है, उनको पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद यज्ञ का आयोजन करवाया जाता था और यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ा जाता है, खुले मैदान में छोड़ दिए जाते हैं। उसके साथ साथ सैनिक चलते रहते हैं। तो जिस सीमा पर या जिस सीमा में मान लीजिए घोड़ा चला गया और वहां अगर किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो मान लेते हैं कि वो उसके अधीन नहीं है, उसके साथ उसे युद्ध करना पड़ेगा। ये परंपरा होती है। जैसे घोड़ा वापस आ गया, किसी ने उसे छुआ तक नहीं, तो क्या मानेंगे कि ये जो पूरा एरिया है, जो भी एरिया होगा, जितनी भी उसकी दूरी होगी वो उसी राजा के अधीन है। लेकिन इसके घोड़े को पकड़ लिया गया था। एक व्यक्ति है जिसका नाम है दीपचंद कुंभाणी, इसको पराजित किया। इसको क्या किया? ध्यान रखेंगे कि घोड़ा छोड़ा गया था, अगर आज तक आया नहीं क्वेश्चन, ये जरूर कई बार आ चुका है, फिर करेंगे लिख लेंगे। घोड़ा छोड़ा गया था, दीपचंद कुंभाणी ने पकड़ लिया था और 1743 में सवाई जय सिंह की बहुत मुश्किल से मरा। जब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ज्यादा है, बाकी कम से कम जो उससे संबंधित विशेषताएं जो भी बातें हैं तो पढ़नी पड़ेगी। और एक लाइन में लिखवा चुका हूँ आपको इससे पहले कि अश्वमेध यज्ञ के लिए जो ब्राह्मण बुलाए गए थे उन्हें ठहराने के लिए जल महल का मानसागर झील में, इसलिए शायद मैंने बता दिया, ठीक है। ये देखिए सन्यासियों के रहने के लिए, सन्यासियों के रहने के लिए मथुरा में वैराग्यपुरा बस्ती बसाई। मथुरा में वैराग्यपुरा बस्ती बसाई। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मपुरी की स्थापना करवाई। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मपुरी की स्थापना करवाई। ये अंतिम हिंदू राजा थे, ये अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए। 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए। 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित किए। और इसका पुरोहित कौन है भाई? पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक विठल कौन था? पुंडरीक विठल
किसके समय था ये बताओ? मान सिंह प्रथम, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। अरे बच्चे यज्ञ का पुरोहित पुंडरिक रत्नाकर। पुंडरिक रत्नाकर की रचना कौन सी रचना इनकी? एक वर्दी मैंने जयसिंह कल्पद्रुम, रचना का नाम क्या है? जयसिंह कल्पद्रुम। देखिए यज्ञ का पुरोहित पुंडरिक रत्नाकर। इसी के बाद यज्ञ के बाद छोड़े गए घोड़े को, यज्ञ के बाद छोड़े गए घोड़े को दीपचंद कुंभाणी, दीपचंद कुंभाणी ने पकड़ लिया था। दीपचंद कुंभाणी ने पकड़ लिया। ये हो गए सवाई जी। ये बताइए सर, ये इतिहास अपन किसका लिखा हुआ पढ़ता है? इतिहास का नाम लिखा वो था ना कोई मैकोले अंग्रेजों का, उसने लिखा था क्या? ना ना, देखो तो समय समय के अनुसार इतिहास काल में, वैसे भी प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में कोई एक ही व्यक्ति नहीं था जिसने इतिहास लिखा। जैसे कोई भी राजा है, राजा का कोई ऐसा दरबारी होगा जिसकी लेखन में रुचि थी। अब कर्नल जेम्स टोड की यदि बात करें, कर्नल जेम्स टोड को यहाँ क्या बना के भेजा गया था? एजेंट बना के भेजा गया था, लेकिन उनकी रुचि लिखने में थी तो राजस्थान का इतिहास लिखा है उन्होंने। इसी प्रकार जैसे जैसे जिस राजा के समय कोई न कोई ऐसे व्यक्ति हुए हैं, क्योंकि हर समाज में, आज भी समाज में एक प्रकार के सभी व्यक्तियों की रुचि नहीं हो सकती है। जो लिखने में माहिर थे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अभी जरूरी नहीं है कि जो लिखा गया है वो सारा सही है, क्योंकि राजा की चापलूसी करने वाले भी होते थे। अब जैसे जो मुस्लिम लेखक हैं उन्होंने मुसलमान शासकों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का प्रयास किया है, और हिंदू लेखकों ने हिंदू शासकों को बढ़ा चढ़ा कर बताने का प्रयास किया है। अब जैसे इसमें निष्पक्ष जो चीजें होती हैं वो क्या है, कुछ 2 से 5 इतिहासकारों की किताबें वगैरह देख करके उनमें सारांश निकाल करके, अभी इसीलिए कई बार आप पढ़ते हैं कि इतिहास में कई परिवर्तन होंगे। एक बार पढ़ते हो ना पेपर वगैरह में भी आता है कि सिलेबस में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अधिकांश सिलेबस में जो हमारे जो मूल राजा थे उनकी जो गतिविधियां हैं वो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। आप ये पूछ लो कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बच्चा तुरंत बता देगा बाबर था। क्यों? क्योंकि सिलेबस में वो ही चीजें चली आ रही हैं और वही बातें याद है। जो मूल व्यक्ति थे यहाँ के जिन्होंने संघर्ष किए हैं उनका उल्लेख नहीं है, वास्तविक रूप से नहीं है, इसीलिए इनमें परिवर्तन किया जाएगा। और आप देख रहे हो धीरे 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 परिवर्तन है। अब राजस्थान की वैकेंसी में राजस्थान का वेटेज बढ़ने लग गया, नहीं बढ़ने लग गया? पहले क्या है, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते थे राजस्थान के, अब पूरा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, पूरा भूगोल दिया जाता है। तो जो वास्तव में जिनको एक तरीके से भूला दिया गया था, जैसे राव चंद्र सेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? भूला बिसरा राजा। वास्तव में जो नई नई खोजें हो रही, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके माध्यम से इतिहास में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इतिहास की जानकारी शिलालेखों से भी मिलती है। पहले से अशोक की जो जानकारी है मुख्य रूप से शिलालेखों से मिलती है। एक इतिहासकार है भंडारकर, इतिहासकार का नाम क्या है? भंडारकर ने तो अशोक का इतिहास शिलालेखों से ही लिखा है, लिखित रूप में उसका तो उल्लेख नहीं किया है, उसने शिलालेखों के आधार पर इतिहास लिखा है। अब इसे मौर्य काल की बात करें, चाणक्य, कोटरी, विष्णुगुप्त की बात करते हैं, उसने अर्थशास्त्र लिखा है। तो अर्थशास्त्र में जो भी विशेषताएं मिलती हैं उन विशेषताओं के आधार पर इतिहास लिखा गया। तो हर शासक के समय कोई ना कोई ऐसा इतिहासकार रहा है। जैसे अमीर खुसरो है, अलाउद्दीन खिलजी के समय की जानकारी मिलती है, अबुल फजल है, अकबर के समय की जानकारी मिलती है। तो हर राजा के समय, राजस्थान में भी वजह से राजस्थान की अपन बात करें, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? वो जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी दीवान थे। उन्होंने जो लिखा है उनकी विशेषताएं हमें देखने को एक व्यक्ति की देरी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद शासक कौन बनेगा? ईश्वरी से। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें, तो पहले बता चुका हूं 1707-8 में देवानी समझौता,
देवारी समझौते के तहत शर्त क्या रखी गई थी? थोड़ा सा रिवाइज करने का प्रयास चंद्रकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माधव सिंह छोटा था, ईश्वरी सिंह बड़ा था। इसलिए जयपुर के जो सरदार थे, जयपुर के सरदारों ने किसे शासक घोषित कर दिया? ईश्वरी सिंह को। और यहाँ फिर उत्तराधिकारी संघर्ष होगा, और उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो जयपुर में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। जयपुर में किसका हस्तक्षेप बढ़ेगा? मराठों का। अब इसके बाद जो शासक है, शासक कौन सा है? ईश्वरी सिंह। देखो कब से कब तक है भाई? सत्रह सौ 43 से 1750। अरे समझ गया, ठीक है। इसका सौतेला भाई कौन है? माधव सिंह। देखिए, अगर हम शर्त के अनुसार बात करें, जो शर्तें रखी गई थी 1708 में, शर्त के अनुसार बात करें तो शासक कौन बनना था? माधव सिंह। ये बनना था शासक, लेकिन ये शासक नहीं बना। इसका कारण क्या था? क्योंकि ईश्वरी सिंह इससे बड़ा है, ईश्वरी सिंह इससे बड़ा था। अब माधव सिंह को प्रसन्न करने के लिए मालपुरा की जागीर दे दी। मालपुरा जो वर्तमान टोंक में है, टोंक में, यहाँ की सॉरी रामपुरा की जागीर। कहाँ की जागीर दे दी गई? रामपुरा की। लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुआ, ये जागीर से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शर्तें याद दी से खुद को याद नहीं तो याद दिलाने वाले बहुत होते हैं। यार इस समय शर्त हुई थी ये शासक बन रहा है, जबकि शासक इसे बना दिया गया। अब इसके साथ साथ इसे कहा कि आपको ये भी दे दिया जाएगा, तो उनका क्षेत्र भी दे दिया जाएगा, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुआ। इसीलिए एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ? 1 मार्च 1747 टोंक में हुआ है। कहाँ युद्ध? ईश्वरी सिंह में 3 ही लाइनें, ज्यादा कुछ नहीं। तो युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध। 1 मार्च 1747 कहाँ हुआ? टोंक में। एक तरफ तो कौन है? ईश्वरी सिंह। अब ईश्वरी सिंह का इस युद्ध में साथ किसने दिया है? हो गया तो मैं इस मराठों का। और एक है सूरजमल भरतपुर। हाँ, अगर सूरजमल की सलाह मान लेते मराठे तो पानीपत का 3 युद्ध मराठों की जीत जाए। मराठों ने सलाह नहीं मानी थी। पानीपत की मूवी देगा पानीपत, इनमें सूरजमल के कैरेक्टर को थोड़ा सा न्यूज दिखाया गया था, इसलिए विरोध हुआ था। वास्तव में विरोध होना जरूरी था, तो ये युद्ध से क्यों हट गया था? उन्होंने पहले मराठों को बता दिया था कि आप युद्ध के मैदान में अपनी दासियों को, स्त्रियों को नहीं लेके जाएं, पत्नियों को नहीं लेके जाएं, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसलिए इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया था, क्योंकि मराठों की शिवाजी ने जब मराठा सेना का संगठन किया, स्पष्ट उन्होंने चेतावनी दी थी कि युद्ध के मैदान में बच्चे, महिलाएं, दास दासी वगैरह कोई साथ नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने परंपरा को तोड़ दिया, उसका खामियाजा उन्हें पानीपत के 30 युद्ध में। इसके बाद दूसरी साइड में कौन है? माधव सिंह। माधव सिंह के साथ कौन है?
दुर्जन साल कहाँ का शासक है भाई? ये और मेवाड़ का इस समय शासक कौन होगा? सोचिए, 1747 की बात कर रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। इस समय मेवाड़ का शासक कौन होगा? जगत सिंह सेकंड, 1734 से 1778, बता सकूंगा। ठीक है। और ये तो ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह का एक सेना नायक है, ईश्वरी सिंह का सेना नायक, उसका नाम है हरगोविंद नाठाणी, ध्यान रखेंगे। ये किसका सेना नायक है? ईश्वरी सिंह। किसका सेना नायक है? शब्द तो सही बोलो, मुझे पता है गर्मी है, शब्द तो सही बोलो। तो इस युद्ध में विजयी कौन रहा? ईश्वरी सिंह। और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने 7 मंजिला एक इमारत बनवाई, और इमारत का नाम क्या है? ईसरलाट। इसी का एक दूसरा नाम है सरगासुली, और ये कहाँ है? त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में है। कहाँ स्थित है ये? त्रिपोलिया बाजार, जयपुर। और ये विजय स्तंभ से प्रेरित है भाई। किससे प्रेरित है? विजय स्तंभ से प्रेरित है, क्योंकि विजय स्तंभ का निर्माण इससे पहले हो चुका है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के, तो मेवाड़ पढ़ेंगे वहां क्लियर हो जाएगा। फिर बता दूं आपको, मालवा का शासक कौन था? महमूद खलजी प्रथम। महमूद खलजी प्रथम, उसे पराजित किया गया था 1437 को सहारनपुर के युद्ध में। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ईश्वरी सिंह ने जो ये भवन बनवाया, ये किससे प्रेरित माना जाता है? विजय स्तंभ से। और इसका नाम क्या है? ईसरलाट अथवा सरगासुली। इसी ईसरलाट से कूदकर ईश्वरी सिंह आत्महत्या करेगा। इसी ईसरलाट से कूदकर के ईश्वरी सिंह आत्महत्या करेगा। क्योंकि इसके बाद जो युद्ध होगा 1748 में बगरू का युद्ध होगा। 1748 बगरू, हाँ जयपुर वाला बगरू का युद्ध होगा। इस युद्ध में माधो सिंह विजयी हो जाएगा, मराठों का दबाव बढ़ेगा। मराठों से परेशान होकर ईश्वरी सिंह ने 1750 में आत्महत्या। उसके बाद नया शासक कौन बन जाएगा? माधो सिंह। माधो सिंह को शासक बनाने में किसकी भूमिका होगी? मराठों की। सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? अब देखिए, पहले इसके साथ में ईश्वरी सिंह के साथ में, अब किसके पास चले गए? माधो सिंह। क्योंकि मराठों को क्या चाहिए? धन चाहिए। अब मराठों की धन की मांग से दुखी होकर आत्महत्या तो कौन कर लेता है? ईश्वरी सिंह। लेकिन मराठों का कत्लेआम करवाएगा 1751 में। कौन है? माधो सिंह। घेर करके मारा जाएगा मराठा 1751। अब वही बात है, शेर को सवा शेर कल पढ़े हैं, कल लिखा।